लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ही अगला पार्ट है उसका, जिसमें कंट्रोल मॉडलिंग भी है। ठीक है, उससे पहले हमने सिस्टम स्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ा था, अब कंट्रोल मॉडलिंग है। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इन्हें डिटेल में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में कंट्रोल मॉडलिंग क्या काम कर सकती है। ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का ना दिखा ही देता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा सा। कंट्रोल मॉडलिंग के बारे में देखते हैं। तो कंट्रोल मॉडलिंग ये मैंने जस्ट जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिस्टम स्ट्रक्चरिंग के बारे में, ये याद है, देखा है सिस्टम सर आपकी स्ट्रक्चरिंग में। आवाज नहीं सही आ रही है। सिस्टम स्ट्रक्चरिंग के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसमें हमने रिपोजिटरी मॉडल को देखा था, शेयर डेटाबेस को देखा था, इंडिविजुअल डेटाबेस को देखा था, क्लाइंट सर्वर मॉडल को और लेयर मॉडल को देखा था सिस्टम स्ट्रक्चरिंग के अंदर। समझ में आ गई बात? तो आज के लेक्चर में हम कंट्रोल मॉडलिंग और मॉडुलर डिकम्पोजिशन को देखेंगे। ये सारा कुछ आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस के हिस्सा है। समझ में आ गई बात? जी, किसी को कुछ कहना है? जी गंदा सर स्क्रीन बहुत ज्यादा आपकी रुक रही है, आवाज भी अटकती होती है। ये लीजिए, अब ठीक आ रही है। है। यस सर। यस सर। ओके, तो कंट्रोल मॉडलिंग क्या चीज़ है बेसिकली? ये एक मॉडल है बेसिकली, अ कंट्रोल मॉडल ऑफ ए कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम स्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी जो मॉडल्स हैं उनमें कंट्रोल को या कंट्रोल रिलेशनशिप्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके जो है ना, वो सब सिस्टम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर आया और एज ए ह्यूज वो सारे का सारा ही बन गया, ऐसा नहीं होता। वो कम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट सब सिस्टम। सब सिस्टम्स क्या होते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर के जो है सब पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स समझ में उन्हें, तो वो होते हैं। ठीक है, तो अब उनके बीच में जो कंट्रोल रिलेशनशिप है कि कौन किसको कंट्रोल करेगा, या फिर जो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, या फिर जो डाटा का फ्लो होना है, या फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कंट्रोल मॉडलिंग से डिसाइड हो गई हैं। तो कंट्रोल रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश की जाती है इस जगह पे। और होता क्या है यहाँ पे, दे आर कंसर्न विद कंट्रोल फ्लो बिटवीन सब सिस्टम्स, यानी यहाँ पर आपके जो कंट्रोल फ्लो जो है उसको सब सिस्टम्स के बीच में जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इनकी बेसिकली दो तरह से दो टाइप्स हैं कंट्रोल मॉडल की। एक को बोलते हैं सेंट्रलाइज सर कंट्रोल एक क्वेश्चन है। और एक को इवेंट बेस्ड कंट्रोल। जी बोलें। सर सब सिस्टम का बता दें, उनमें क्या आएगा? सब सिस्टम है, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एटीएम की मैंने एग्जांपल दी थी। एटीएम एक सिस्टम है। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, एटीएम में जाके आप जाके एंटर होने के बाद अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं कार्ड रीडर के अंदर। तो कार्ड को रीड करना, हम ये कह सकते हैं कि कार्ड रीड करने का वाला जो सिस्टम है ये एक सब सिस्टम है, यानी एक हिस्सा है उस मेन सिस्टम का जिसको मैं एटीएम सिस्टम बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसकी अथेंटिकेशन के लिए जो है वो एक अलग सब सिस्टम है। ठीक है, आपका जो आप की पैड से अपनी पिन जो है टाइप करते हो उसका एक अलग सब सिस्टम है। ठीक है, अब उसका क्या ओके काम है, सर। उसका काम ये है कि आपका जो पिन है उसको रिट्रीव करना या वो गेट करना, और अथेंटिकेशन का क्या काम क्या है, उसने सर्वर से आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है कि आइदर योर पिन इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, फिर कार्ड रीडर जो है उसका काम क्या है सब सिस्टम का, उस सब सिस्टम का काम यह है कि उसने रीड करना होता है। ठीक है जी, तो ये सब सिस्टम है, उनके बीच में फ्लो कैसे है, कंट्रोल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल मॉडलिंग में देखते हैं। अब क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि कंट्रोल मॉडलिंग क्या काम है, यानी कि उसके दो टाइप्स कौन सी हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल को देखते हैं और इवेंट बेस्ड कंट्रोल को देखते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या है, जिसमें सारे कंट्रोल सेंट्रलाइज होंगे। इवेंट बेस्ड क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर इवेंट पर कोई कंट्रोल अरेस्ट हो तो हमें उसे इवेंट बेस्ड कंट्रोल कहेंगे।
हम इनकी डिटेल्स देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, कंट्रोल मॉडलिंग में हम सेंट्रलाइज कंट्रोल को सबसे पहले देखते हैं, वो क्या काम कर रहा है। सेंट्रलाइज कंट्रोल है क्या? वन सिस्टम सब सिस्टम हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल एंड स्टार्ट एंड स्टॉप अदर सब सिस्टम। अब देखें, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से बात की है, एक एक जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसमें एक से ज़्यादा तरह के सब सिस्टम्स मौजूद हैं। अब जब एक से ज़्यादा तरह के सब सिस्टम्स मौजूद हैं तो ज़ाहिर बात है किसी न किसी को तो कंट्रोल करना ही होगा। यानी हर सब सिस्टम जो है या कोई भी सब सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकता, यानी कि इंडिपेंडेंटली नहीं खड़ा रह सकता कि वो एक, अब देखें कार्ड रीडर है, उसका क्या वजूद है कोई? उसको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है। मैंने एटीएम की एग्जांपल ली थी कि वो सब सिस्टम है। तो अब कार्ड रीडर इटसेल्फ क्या है? नथिंग। कार्ड रीडर का क्या काम है? कार्ड को रीड करना, लेकिन उसको भी तो कोई कंट्रोल करेगा कि जी ये कंट्रोल है या इसको एक्टिवेट रखना है, या फिर उसको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो बेसिकली एक सब सिस्टम को जो है कोई दूसरा सब सिस्टम कंट्रोल कर रहे होंगे, इसे हम सेंट्रलाइज कंट्रोल कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सब सिस्टम है जिसको हम चार्ज दे देते हैं, कंट्रोल दे देते हैं कि भाई आपने बाकी सब सिस्टम्स को भी कंट्रोल करना है। उनको आप स्टार्ट कर सकते हो, आप उनको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, विद इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपके पास मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं जिनमें से आप किसी एक स्पेसिफिक सब सिस्टम को हेड बना देते हो और वो दूसरे सब सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको स्टॉप और स्टार्ट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, अब इसमें दो अप्रोचेज होती हैं, एक है कॉल रिटर्न मॉडल और एक है मैनेजर मॉडल। कॉल रिटर्न मॉडल के अंदर यहाँ पे अगर देखें आप, इस कॉल रिटर्न मॉडल के अंदर क्या होता है, ये एक सीक्वेंशियल सिस्टम है। क्या है ये? एक सीक्वेंशियल सिस्टम है। और मैनेजर मॉडल क्या है? ये कंकरेंट सिस्टम है। ठीक है, तो कॉल रिटर्न मॉडल क्या कर रहा है और मैनेजर मॉडल क्या कर रहा है, इसको भी डिटेल में देखते हैं जाके वन बाय वन, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। ये है कॉल रिटर्न मॉडल। ठीक है, ये क्या है? कॉल रिटर्न मॉडल। ये इसकी डायग्राम है। अब डायग्राम है तो मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाह अपना रहा हूँ। गला देख ले, चुप करके ऐसी खाएं, कोई नहीं देनी। कोई नहीं देनी। हेलो फिंजा, यू आर इंटरप्टिंग द क्लास। सर वो आई थिंक प्रवीशा का माइक खुल गया, वो उससे नहीं पता सर, मैं उसको मैसेज करती हूँ। ओके, एक मिनट जरा मैं कुछ कर देता हूँ। लीजिए मैंने म्यूट कर दिया, तो अब ज़रा मेरी सुनिएगा और इसके बाद मैं आपको सुनूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि कुछ एक पेपर ले लें और उस पर लिख लें। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कि आप भी डिस्टर्ब ना हो और हम भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अभी जो बात हो रही है वो है कंट्रोल मॉडलिंग की। तो सेंट्रल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल कंट्रोल के अंदर एक अप्रोच बताइए कॉल रिटर्न मॉडल की या सीक्वेंशियल सिस्टम की। ठीक है, अब कॉल रिटर्न मॉडल के अंदर हो क्या रहा है या सीक्वेंशियल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, वो बात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखें, मैंने आपको बताया था अभी सेंट्रल सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर होगा क्या। अब यहाँ पे कॉल रिटर्न मॉडल जो है या सीक्वेंशियल सिस्टम जो है उसमें क्या हो रहा है कि मेन प्रोग्राम, ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि एक सब सिस्टम है जो कि दूसरे को आगे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बेटा ये जो मसले आप लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, मुझे क्लियरली पता चल रहा है कौन कर रहा है। तो बेटा आपकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली, आप जा सकते हो या रह सकते हो आपकी। ठीक है, अब मैं नाम लेके बताऊँ और फिर इंसल्ट करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से।
ताकि आपको वाकई पता चल जाए कि मुझे पता चलता है कि नहीं पता चलता। तो इंसान के बच्चे बनो और काम करो, जो पढ़ने आए वो करो। नहीं पढ़ना तो बेटा वापस चले जाओ तो, ठीक है, जिससे नहीं जाना, नहीं करना, नहीं पढ़ना, चले जाओ, ठीक है। अच्छा, मेन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। मेन प्रोग्राम में क्या हो रहा है? मेन प्रोग्राम जो है, अब देखिए मैंने कॉल रिटर्न की बात की है कि ये सीक्वेंशियल है। अब मेन प्रोग्राम जो है वो 3 रूटीन्स को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। मैंने ये क्या कहा था कि एक सब सिस्टम दूसरों को कंट्रोल कर होता है, स्टार्ट कर सकता है या स्टॉप कर सकता है। अब ये मेन मॉडल या मेन प्रोग्राम है आपका। मेन प्रोग्राम क्या करता है? आपके एक सब रूटीन को या एक रूटीन को, इस रूटीन को हम प्रोसीजर भी कह सकते हैं, इस रूटीन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि मेन प्रोग्राम आपका एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर रूटीन 2 को, यानी कि भी एक फंक्शन है, इसको भी कॉल किया, और 3 को भी कॉल किया। फिर फर्दर इस जो रूटीन 1 है, इसने फर्दर रूटीन 1.1 को भी कॉल किया और रूटीन 1.2 को भी कॉल कर लिया, ठीक है। और ये रूटीन 2 जो है, इसने 1.2 को भी कॉल कर लिया और 3.1 को भी कॉल कर लिया। रूटीन 3 ने 3.1 को भी कॉल कर लिया और 3.2 को भी कॉल कर लिया। ये देखिए, अब डायग्राम डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरह से आपका जो एक सब सिस्टम है दूसरों को इन्वोक कर रहा है, यानी कि स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं या दिखाना चाहूँ यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये चीज़ें नॉर्मली आपने देखी भी हुई हैं और की भी होंगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा, इनके नाम का पता नहीं होगा। तो कॉल रिटर्न मॉडल काम कैसे करता है? जैसे कि एक मेन प्रोग्राम जो है वो फर्दर अपने जो सब रूटीन है या फंक्शन है उनको कॉल करता है, और वो फंक्शन इन टर्म्स फिर किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इस एरिया में अगर आप देखें, यहाँ पे इस पूरे एरिया में, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, पैकेज, इनहेरिट, क्लास, नेस्ट। मैंने यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना इस कोड को पढ़ के बता देता हूँ ये है किस लिए। ये बेसिकली लार्ज नंबर बता रहा है कि कौन सा नंबर लार्ज है, कौन सा नंबर लार्ज नहीं है। अब एक क्लास है जिसका नाम मैंने नेस्ट रख दिया है, उसने 2 इंटीजर्स ले लिए हैं, एम और एन। क्या लिए हैं? 2 इंटीजर्स लिए हैं, एम एन। और साथ ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। आपने ऊपर पढ़ रहे होंगे, आपको कंस्ट्रक्टर का भी पता होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा होता है। क्लियर? तो इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, एम और एक्स जो है वो क्या है? ये आपके इंटीजर्स हैं जो इनिशियलाइज हो रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई जो है वो एम और एन को क्या करें? इनिशियलाइज करें, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर अपने आप कॉल हो जाता है। अब ये इंटीजर लार्ज जो है, ये इंट जो है, ये आपकी वो क्या कहते हैं, रिटर्न वैल्यू है, और यहाँ रिटर्न डेटा टाइप है, और ये लार्ज जो है ये क्या है? आपका फंक्शन है। अब ये काम क्या कर रहा है? इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि अगर m जो है वो इक्वल है या बड़ा है, ठीक है, n से, तो वो क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा m को, एल्स रिटर्न कर देगा n। मीन्स कि जो इनमें से बड़ी वैल्यू होगी, चाहे वो m होगा या n होगा, वो रिटर्न हो देगा। इस फंक्शन का काम क्या है? लार्ज फंक्शन का, ये लार्ज वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देता है। अब डिस्प्ले फंक्शन क्या काम कर रहा है? डिस्प्ले फंक्शन में क्या हो रहा है? इंटीजर बिग, ये क्या है? इंटीजर, ये एक वेरिएबल है जिसका बिग जो है एक वेरिएबल है, इंटीजर डाटा टाइप है बिग वेरिएबल की। और ये क्या कर रहा है? लार्ज जो है, लार्ज फंक्शन जो है, इसने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, और साथ ही क्या कर रही है? लार्जेस्ट वैल्यू इज प्लस बिग, मतलब कि उसको प्रिंट करवा दिया। ये जावा का कोड है बेसिकली, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन लार्ज वैल्यू इज प्लस बी। अब देखो, ये जो लार्ज आपका है, क्या कहते हैं इसको, फंक्शन, ये लार्ज फंक्शन जो है, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये इंटीजर टाइप की है। और ये जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो वही वैल्यू बिग में सेव हो जाएगी, और वो बिग जो है आगे प्रिंट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं
क्लासरूम की, यानी इसकी क्लास रिटर्न की। एक और क्लास है क्लास रिटर्न की नाम पर, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, जस्ट मेन मेथड जो है वो कॉल किया हुआ है, जिसने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करना है। अब यहाँ पे देखिए एक टेस्ट के नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, नेक्स्ट के नाम का, सॉरी नेक्स्ट। नेक्स्ट कहाँ से आया, ये देखें, ये यहाँ से नेक्स्ट आ रहा है। ये जो क्लास है ना आपकी फर्स्ट क्लास जो आपने बनाई थी, वो नेक्स्ट क्लास है। और उस क्लास का जो है आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट लिया है O1, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर O1 इक्वल टू न्यू टेस्ट 100 एंड 200, और O1 इक्वल टू O1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको कोड पढ़ के सुना दिया। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने ये हमें कोड तो बता दिया है, लेकिन इसका क्या मतलब बनता है कंट्रोल मॉडलिंग में। अब देखिए कंट्रोल मॉडलिंग मैंने जैसे आपको बताया कि मेन प्रोग्राम जो है वो अपने जो सब फंक्शंस हैं उनको कॉल करता है, और यानी कि सब जो सिस्टम्स हैं उनको कॉल करता है। सब सिस्टम जो है वो फिर फर्दर किसी और को कॉल कर रहे होते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। सेम टू सेम यहाँ पे भी ये काम हो रहा है। अब ये मैंने आपको ना एक बार पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ये प्रोग्राम नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा है सिवाय इस चीज़ के कि उसने लार्ज नंबर देना है आपको। अब ये चीज़ जो कंट्रोल मॉडलिंग के अंदर कॉल रिटर्न मॉडल में हमने पढ़ी है, ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें ये कॉल रिटर्न है, ठीक है, ये क्या है, कॉल रिटर्न। अब यहाँ पे मेन फंक्शन है, क्या है, ये मेन फंक्शन है ना आपका। यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है, किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आपके मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो वो मेन फंक्शन आ गया आपका, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को आपने इंस्टेंट किया, यानी कि वैल्यूज दी, और वैल्यूज देने के बाद आपने डिस्प्ले किया। अब जब आपने वैल्यूज दे दी, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने 100 एंड 200 एम और एन में डाल दी। अब O1 इक्वल टू डिस्प्ले, अब डिस्प्ले का फंक्शन आपने सीधा सीधा कॉल किया। आपने लार्ज का फंक्शन कॉल नहीं किया, आपने डिस्प्ले का किया। डिस्प्ले के फंक्शन में जाएं तो क्या हुआ, अब ये मेन फंक्शन है, इसने सब फंक्शन को कॉल किया, सब सिस्टम को कॉल किया, विच इज कॉल्ड डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले के अंदर गए तो डिस्प्ले ने क्या किया, इंटीजर बिग इक्वल टू लार्ज, इसने एक और फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। फंक्शन इटसेल्फ, ये सब सिस्टम जो है एक और सब सिस्टम को कॉल कर रहा है, विच इज कॉल्ड लार्ज। समझ में आ गई बात, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरे फंक्शन को भी इन्वोक कर दिया है। यानी कि एक सिस्टम जो है, ये सब सिस्टम जो है ना डिस्प्ले का, ये कंट्रोल कर रहा है किसको, एक्टिवेशन को या स्टार्ट को, किसके, लार्ज, लार्ज फंक्शन। तो ये बस जो प्रोग्राम बनाया है ये सिर्फ डिपिक्ट कर रहा है आपके कॉल रिटर्न मॉडल को, जो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। और यहाँ पर O1 डॉट डिस्प्ले जो है ये आ रहा है, जो इसने क्या किया, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, कंट्रोल आपका डिस्प्ले फंक्शन में जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन में जाकर लार्ज को कॉल करेगा, लार्ज फंक्शन के अंदर से जो वैल्यूज आई हुई है कंस्ट्रक्टर के अंदर से उसको चेक करेगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न आ रही है लार्ज फंक्शन से, उसको जहाँ पर आकर पहले बिग में सेव करेगा, और बिग से आगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, यानी कि आपकी जो है ये प्रिंट आउट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर कि ये आपका बिग वेरिएबल है या बिग इंटीजर है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ तक समझ नहीं आई तो काइंडली बता दें, मैं आपके माइक्स को अनम्यूट कर लूँगा। अपने कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
आई थिंक सर इनका क्वेश्चन नहीं है, आप नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके माइक भी अनम्यूट हो गए हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल के अंदर आपका जो नेक्स्ट आता है वो है मैनेजर मॉडल। अब मैनेजर मॉडल क्या काम कर रहा है, ये कंकरेंट सिस्टम है, ठीक है। अब देखें सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हमने एक बात की थी कि भाई दो तरह से मॉडल्स हैं आपके पास। एक कॉल रिटर्न मॉडल है जो कि सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि एक के बाद पहले मेन वाला कॉल होता है, मेन के बाद आपका डिस्प्ले कॉल हुआ, डिस्प्ले के अंदर से वो कॉल हुआ, क्या कहते हैं, लार्ज फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से कॉल हुआ। अब मैनेजर मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, ये मैनेजर है, यानी कि इट इज मैनेजर। मैनेजर क्या है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एनी सब सिस्टम। ये सारा कुछ कंकरेंट चल रहा है। कंकरेंट का मतलब होता है पैरेलल, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा चल रहा है, दूसरे के बाद तीसरा चल रहा है, तीसरे के बाद चौथा चल रहा है। मैनेजर मॉडल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ साथ साथ इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है। मैनेजर मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे इकट्ठे चल रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक ना कह रहे हैं कि सिस्टम कंट्रोलर है, ठीक है। अब सिस्टम कंट्रोलर है तो सेंसर प्रोसेस है, यहाँ पे सिस्टम कंट्रोलर है, एक्चुएटर प्रोसेसेस हैं, कंप्यूटेशन प्रोसेसेस हैं, यूजर इंटरफेस और फॉल्ट हैंडलर है, ठीक है। ये सिस्टम कंट्रोलर। अब सिस्टम कंट्रोलर जो है इन सबके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इन सारे प्रोसेसेस के साथ कनेक्टेड है और एक्टिव स्टेट में, यानी कंट्रोल पैरेलल स्टेट में चल रहे हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपकी फायर चैम्बर के हिसाब से या स्मोक चैम्बर के हिसाब से। तो मैनेजर मॉडल जो है या कॉन्करेंट सिस्टम जो है वो काम कैसे कर रहा है। अब ये देखिए, एक स्मोक चैम्बर है। स्मोक चैम्बर का आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बिल्डिंग्स में लाइक समझने के किचन में, जहाँ पर फर्ज करें किसी 5 स्टार होटल है या जो भी है रेस्टोरेंट, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लेट्स सपोज कुकिंग होती है तो आग लगने का खतरा भी होता है, किचन में ज़्यादातर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक स्मोक चैम्बर होता है जो कि धुएं की या फिर किसी ऐसी जगह पर जो बिल्डिंग बड़ी हसास सी हो या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी मैनेजेबल हो या मैनेज की गई हो, वहाँ पे स्मोक चैम्बर लगाया जाता है ताकि अगर इन केस ऑफ डिजास्टर या इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ स्मोक, फ़ौरन से हमें पता चल जाए और हम नेसेसरी मेजर्स ले सकें, यानी कि हम बचाव कर सकें, अपनी बिल्डिंग में आग लगने से बचा सकें। कोई धुआं आ रहा है कहीं से या कुछ हो रहा है या आग लग गई है तो हमें फौरी तौर पर पता चल जाए। तो उसके लिए एक सेंसर बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम स्मोक चैम्बर कहते हैं, ठीक है। अब स्मोक चैम्बर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं तो उनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन मैं मेन मेन फंक्शंस बता देता हूँ। जब कभी भी स्मोक, स्मोक मतलब कि धुआं, और फायर यानी कि आग जो है वो स्मोक चैम्बर के पास पहुंचती है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि एक आईआर रिसीवर है जो कि सेंसर है, जो सेंस कर रहा होता है आग को, यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसर है बेसिकली, ये धुएं को और आग को सेंस कर रहा होता है। अगर तो सेंसर एक्टिव हो तो ये आगे मेन कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये चीज़ आ गई आपके पास, यानी आईआर रिसीवर है। दूसरा आपके पास ऑडियो अलार्म है, ठीक है। ये बेसिकली काम क्या करता है, जैसे ही कभी आग लग जाए ना किसी जगह पर, यहाँ पे स्मोक हो, तो ये क्या करता है, एक अलार्म, ऑडियो अलार्म जो है वो जोर से बजा देता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई कहीं ना कहीं आग लग गई है किसी जगह पर, ठीक है। या फिर स्मोक है, कहीं धुआं है या आग है, कोई ऐसा कोई मसला है। और इसके साथ साथ ही ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है वो क्या काम करता है, ये वायरिंग के साथ अटैच होता है और इसमें एक आरएफ ट्रांसीवर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, एक आरएफ ट्रांसीवर होता है। वो क्या काम करता है, वो आपके जो है ना क्या कहते हैं उसको, आपका जो बिल्डिंग का ऑनर होता है उसका मोबाइल नंबर या फिर उसका जो कांटेक्ट है वो सारा सेव होता है, और ये उसके नंबर पे एक एसएमएस कर देता है कि भाई आपकी बिल्डिंग में इतना जगह पे आग लग गई हुई है, काइंडली चेक टेक नेसेसरी मेजर्स, ठीक है। जो भी आपने बचाव का काम करना है वो आप कर सकते हैं, यानी कि ये इसका काम है इतला देना उस ऑनर को, इस बिल्डिंग के ऑनर को, ठीक है।
तो फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड भेज सकता है या किसी और कोई काम कर सकता है सच। ठीक है, तो अब ये सारा चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी सेंट्रलाइज सिस्टम है और मैनेजर मॉडल को फॉलो करते हुए ये बन, और ये कंकरेंट सिस्टम है। अब आप पूछोगे कंकरेंट कैसे है, देखें इनमें जितने भी मॉड्यूल्स हैं, स्मोक चैम्बर में आईआर रिसीवर को देखें, ऑडियो अलार्म को देखें, सिस्टम की पावर को देखें और कम्युनिकेशन मॉड्यूल को देखें, इन चारों चीज़ों को देखें, ये सारी एक्टिव रहती हैं। मतलब कि ये सारे की सारी एक्टिव हैं, ये काम कर रही हैं लेकिन साइलेंट हैं, चुप हैं, लिसन कर रही हैं। जैसे ही अब बात करते हैं कि जैसे ही स्मोक या फिर फायर लगती है तो होता क्या है, फौरी तौर पर आपका जो स्मोक चैम्बर का जो आईआर रिसीवर है इसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद सिग्नल भेज देता है मेन कंट्रोल में। मेन कंट्रोल जो है वो क्या काम कर रहा है, ये मैनेजर है, ये क्या करता है, ये सिग्नल भेज देता है ऑडियो अलार्म को कि भाई बोलो, तुमने बोलना है। ठीक है, तुम बोलना शुरू कर दो, यानी कि अलार्म बजा दो। तो ये एक्टिव कर देगा, क्या कर देगा, किसको कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली मेन कंट्रोल जो है इसने क्या किया, सिग्नल भेजा कि भाई ये मैंने सेंस किया है, ये आग और अलार्म यानी स्मोक को या फिर फायर को मैंने सेंस किया है। तो मेन कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट कर देगा किसको, ऑडियो अलार्म को। जैसे ही ऑडियो अलार्म एक्टिवेट होगा तो वो बजना शुरू कर देगा, अलार्म जोर जोर से बजना शुरू कर देगा। सिस्टम की पावर आ रही है इसको, ठीक है, सिस्टम की पावर से जारी बात है, ये सारा कुछ चलता रहेगा। और फिर साथ ही साथ वो जो बिल्डिंग का ऑनर है उसको एक मैसेज भी सेंड कर देगा कि भाई आपकी बिल्डिंग में लग गई है आग, तो अपने आप को बचा लो, अपनी यहाँ बिल्डिंग को बचा लो, या जो कुछ भी करना है आप करना। ठीक है, तो यानी कि ये सारे सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, इनमें ये नहीं है कि कोई एक सीक्वेंस में है या समथिंग कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सारे एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, क्या है कि सारे एक्टिव स्टेट में है, जिससे जैसे जैसे सेंस करना है वो फौरी तौर पे कर देता है। ये कंकरेंट सिस्टम की एग्जांपल है। इसमें ये नहीं कि एक के बाद पहले एक चलेगा फिर दूसरा चलेगा फिर तीसरा चलेगा, ऐसा नहीं है। ये सारे एक्टिव हैं, जिसने जो चीज़ सेंस करनी है फौरी तौर पे कर देना, काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपकी मैनेजर मॉडल की एग्जांपल थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आपका कंट्रोल मॉडलिंग के अंदर इवेंट बेस्ड कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल मॉडलिंग के अंदर आपके पास दो तरह से कंट्रोल है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है और एक इवेंट बेस्ड कंट्रोल है। सेंट्रलाइज कंट्रोल के अंदर मैंने आपको बता दिया जी, कॉल रिटर्न के बारे में बता दिया है, मैनेजर मॉडल के बारे में बता दिया है, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स भी बता दिया आपको। अब बात करते हैं इवेंट बेस्ड कंट्रोल। इवेंट बेस्ड कंट्रोल से क्या मुराद है, इवेंट बेस्ड कंट्रोल से बेटा ये मुराद है कि ऐसे इवेंट्स का अक्सर होना, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट अक्सर होता है जो कि एक सिस्टम की बाउंड्री से बाहर होता है, यानी कि उसकी इन्वायरमेंट से बाहर होता है, वो उस इवेंट पर एक्टिव होते हैं। ठीक है, ड्रिवन बाय एक्सटर्नली जनरेटेड इवेंट्स वेयर द टाइमिंग ऑफ द इवेंट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सब सिस्टम विच पोजेस द इवेंट। यानी कि इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का कि ये जो आपके इवेंट्स जनरेट होते हैं ना, और जो सब सिस्टम इन इवेंट्स को हैंडल कर रहा होता है या प्रोसेस कर रहा होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। यानी कि इवेंट जनरेट करना ना करना ये उसके कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बेटा रजिस्ट्रेशन करो, मैं आपको एक फॉर्म दे देता हूँ, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करते हो या फिर आप अब जारी बात, आप रजिस्ट्रेशन करनी है जब, तो अपना नाम पता एड्रेस देना है और उसके बाद सबमिट का बटन दबाना। अब सबमिट का बटन तो आपके हाथ में है ना, मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना उस चीज़ को, तो वो एक इवेंट है। ठीक है, वो यूज़र के हाथ में है, वो सिस्टम के हाथ में नहीं है, या फिर वो सब सिस्टम के हाथ में नहीं होगा, वो उस यूज़र के हाथ में होगा जब भी हो, यानी कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाती है बात। ठीक है, तो इवेंट बेस्ड कंट्रोल जो होते हैं वो ऐसे कंट्रोल होते हैं जो किसी इवेंट के आने पर एक्टिवेट होते हैं। क्लियर होगी बात, किसी इवेंट के अकर होने पे एक्टिवेट होते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक ब्रॉडकास्ट मॉडल है और एक इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मॉडल में क्या होता है हम ये देखते हैं। ब्रॉडकास्ट मॉडल में क्या है भाई, सीधी सी बात है, अभी एक डायग्राम आपके सामने है, इसमें सब सिस्टम 1 2 3 4 सारे जुड़े हुए हैं इवेंट एंड मैसेज हैंडलर के साथ, इसके साथ इवेंट और मैसेज हैंडलर के साथ जुड़ गए हैं और ये सारे सिस्टम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे अगर देखें थोड़ी सी एक और डायग्राम है, ये इवेंट आ रहा है,
शेड्यूलर क्या करें, इनको शेड्यूल करके इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 पे कैटेगराइज कर दिया उसने। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई इवेंट कॉल होता है यानी सब सिस्टम 1, अब देखिए कोई भी इवेंट है जब वो एक्टिवेट होता है तो हर इवेंट को टैकल करने के लिए, हर इवेंट को उस पर कोई रिस्पांस देने के लिए उसके लिए एक सब सिस्टम तैयार किया जाता है, या फिर उस सब सिस्टम के अंदर कोडिंग होती है कि भाई ये काम जब हो तो ये करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जब आपने करनी है तो जब रजिस्ट्रेशन पर सबमिट का बटन आप क्लिक करोगे तब क्या होगा, तो जो होगा वो सबमिट बटन के अंदर की कोडिंग के अंदर आपने बता दिया कि क्या होना है। ठीक है, तो वो सारी चीज वहीं पे होगी। अब जिस सब सिस्टम का इवेंट जो है वो एक्टिव होगा सिर्फ वही सब सिस्टम काम करेगा और वो इवेंट और मैसेज हैंडलर के पास चला जाएगा। इवेंट और मैसेज हैंडलर क्या करेगा, वो बताएगा कि कौन सा इवेंट कॉल हुआ है और उसको क्या करना है। ठीक है, अब इसी की एक छोटी सी एग्जांपल देख लें नीचे, ये जो है ना ये कोडिंग में भी मैंने दे दी है, बताई है। इवेंट सोर्स देखें, ये एक कमांड बटन है। ठीक है, ए बटन लिखा हुआ है, तो मैंने कमांड बटन है। ठीक है, जब इसको क्लिक किया जाएगा तब क्या हो, जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन पर आप करते हो, क्लिक करते हो, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपने जब इस कमांड बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं वो आपने लिखना है डू वर्क हियर। डू वर्क हियर मतलब कि जो भी वट एवर जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो, जो भी करवाना चाहते हो, ऑन रिस्पॉन्स टू दिस इवेंट, ऑन रिस्पॉन्स टू दिस बटन क्लिक आप वो करवा सकते हो। फर्स्ट करो आप इस बटन क्लिक पे अपना नाम प्रिंट करवाते हो कि वेलकम टू दी या फिर वेलकम टू ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या समथिंग कुछ ऐसा कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो या वट एवर जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो, या फिर कुछ भी आप करवाना चाहो वो करवा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, इस इवेंट जब ये इवेंट अकर होगा, जब ये बटन दबाया जाएगा तभी आपका काम होगा, यानी कि आपका जो भी आपने टास्क इस सिस्टम के अंदर लिखा है वही परफॉर्म होगा। तो आई होप आपको समझ आई कि सब सिस्टम्स जो हैं इन सब सिस्टम्स के अंदर सारा कुछ पता है, लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इस जो बटन की कोडिंग के अंदर आप लिख देते हो कि जी जब ये बटन क्लिक होगा तो फलां काम हो, जब ये बटन क्लिक हो, जब सेव का बटन क्लिक हो तो सेव हो, जब डिलीट का बटन क्लिक हो तो डिलीट हो, जब अपडेट का बटन क्लिक हो तो अपडेट हो। तो ये सब सिस्टम्स हैं ऐसे इस तरह से। तो इन सब सिस्टम्स पर जब कोई पर्टिकुलर आपका इवेंट अकर होगा तो सिर्फ वही सब सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा और उसी का इवेंट जाएगा आपके मैसेज हैंडलर और इवेंट हैंडलर के पास, और वो फिर उसके रिस्पॉन्स में अपना वो काम करेगा जो जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। बाकी सब सिस्टम्स ऐसे ही आइडल स्टेट में रहेंगे, वो लिसन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, अपने अपने इवेंट्स अकर होने का वेट करते रहेंगे कि भाई कब हमारा इवेंट अकर हो और हम तब कब काम करें अपना। वो जब काम करेंगे अपना यानी जब भी उनका इवेंट अकर होगा वो तभी एक्टिवेट होंगे, जब तक उनका इवेंट नहीं आ जाता उस वक्त तक उनका इवेंट अकर नहीं होगा। आपकी जो इस टाइम आपकी जो क्लास है वो एंड होने वाली है, मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, Just a minute. समझ आई बेटा? यस सर। सर आ तो गई है बस थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी बेटा पूछ लो, जहाँ से नहीं आ रही मैं ज़्यादा समझा देता हूँ। सर वो खुदाफिज करना है। जी